अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, कल के व्लॉग में थोड़ा टेक्निकल एरर के बायस मुझे उसको 2 पार्ट में मुंतकिल करना पड़ा। दूसरा पार्ट मैंने आज अपलोड कर दिया था, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। लेकिन ऑडियो एरर के बायस उसमें से कुछ हिस्से मुझे हज़फ करना पड़े, क्योंकि उसमें ऑडियो ठीक नहीं था, आप सही से सुन नहीं पाते। मैंने कल डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के हवाले से ये व्लॉग किया था, उसमें 2 बातें जो मुझे बहुत पसंद आई थी, उनमें से एक बात आप तक पहुँच गई, दूसरी बात वो काटनी पड़ गई। पहली बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जंग के खिलाफ है, जो कि मुझे बेहद पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप को मैं पसंद भी 2 बातों की वजह से करता हूँ, और बल्कि पहले तो एक बात की वजह से करता था, लेकिन कल उसने इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो कि मेरे वहमो-गुमा में भी नहीं था। अ, जंग नहीं होनी चाहिए, और गज़ा पर देखिए जंगबंदी का ऐलान भी हो गया, और वहाँ से फ़ौजें वापस भी जाना शुरू हो गई, कैदियों का तबादला होना शुरू हो गया। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, कल इस पे बात हो गई थी। 5-6 रोज़ पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें वो के मौज़ू वो नहीं था, लेकिन बात करते-करते उसमें मौज़ू ये शुरू हो गया, तो मैंने हम-जिन्स परस्ती की मुखालफत की थी, और मैंने प्राइड ऑर्गेनाइज़ेशन की मज़म्मत की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गैर फितरी काम है। वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि किसी मुल्क के हुक्मरान ने को किसी ने इजाज़त माँगी कि आप भी हम-जिन्स परस्ती की इजाज़त दे दें, तो उसने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। 2 मर्द अगर आपस में शादी करते हैं तो वो बच्चा पैदा कर लें, तो मेरी तरफ से इजाज़त है। इसी तरह अगर 2 ख़वातीन आपस में शादी करती हैं और वो बच्चा पैदा कर लेती हैं, तो मेरी तरफ से इजाज़त है। लेकिन चूँकि ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए उसने इजाज़त नहीं दी थी। बड़ा गैर फ़ितरी सा फ़ेल है, ये अल्लाह ताला के अहकामात में से एक हुक्म से इन्हराफ़ है। आपने देखा कि हज़रत लूत की कौम को किस तरह बर्बाद किया गया था, इसीलिए मैंने उस व्लॉग में इस बात का इज़हार किया था। और मैं कल हैरान हो गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। उसने कहा कि अमेरिका में अब 2 जेंडर होंगे, एक मर्द और दूसरी औरत। यानी अब ट्रांसजेंडर वाली कोई बात वहाँ नहीं चलेगी, और ना ही ये प्राइड ऑर्गेनाइज़ेशन अब वहाँ पनप सकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परचम पर भी पाबंदी लग जाएगी और ट्रांसजेंडर पर भी। अब कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकेगा। ये देखिए कितना बड़ा नहुसत है ये दुनिया पर, कि एक आदमी को अल्लाह ताला ने मुकम्मल हाथ-पाँव देकर उसको खूबसूरत इंसान बना के दुनिया पे भेजा, और उसको मर्द बनाया, और उसकी ख्वाहिश ये है कि मुझे औरत बना दिया जाए। इसी तरह किसी औरत को इतना हसीन पैदा किया, और उसके अंदर औरत की ख्वाहिश ये पैदा हो जाए कि मुझे मर्द बना दिया जाए, और फिर वो मेडिकल तरीके से जाके अपने आप को कन्वर्ट कर ले। तो ये तो अल्लाह के अहकामात की नफ़ी करने वाली बात है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल कर दिया है। मुझे नहीं पता, मैं दीन के बहुत सारे नुक्तों पे बात इसलिए नहीं करता कि फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों की नफ़ी हो जाती है, और कमज़ोर इल्म के बायस बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आपने ये बात क्यों की। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेरे रब को भी ट्रंप की ये बात पसंद आई होगी, क्योंकि ट्रंप ने फ़ितरी बात की है। ट्रांसजेंडर पर पाबंदी ये बड़ी फितरी बात है, होना भी चाहिए। और इस बात की तकलीफ अब मेरा ख्याल है कि यूरोप को बहुत ज़्यादा होगी, ख़ास तौर पर हॉलैंड और स्कैंडिनेविया में तो इस बात को बहुत बुरे तरीके से महसूस किया गया होगा, क्योंकि हम जिन्स परस्ती की रवश यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। हॉलैंड में तो खैर अनगिनत ऐसे जोड़े हैं जो इकट्ठे रहते हैं, और वो हम जिन्स हैं। तो अब लगता है कि उसके असरात अमेरिका के, अगर ये बात ठहर गई, ये रुक गई, तो इसके असरात दुनिया भर पर भी होंगे और होने चाहिए। देखिए, मज़ा तो तब था कि मेरे पाकिस्तान में इतने-इतने बड़े आलिम दीन बैठे हुए हैं। वो 5 लाख उलमा का अपने आप को सरपरस्त कहने वाला फज़लुर रहमान, मैंने आपने कभी उसके मुँह से मैंने ऐसी बात नहीं सुनी, बल्कि उसकी जमात के कुछ लोगों के स्कैंडल्स भी आए थे, आपको याद होगा। वो खुद कौम लूत के ही बाक़ियात हैं, तो ये क्या बात करेंगे। मेरे मुल्क अभी वो बच्चा सारिम की रिपोर्ट आई है, देखिए पता चला है कि उसके साथ बदफ़ेली की गई और फिर उसको मार दिया गया। यार, हमारे मुआशरे की ये जहालत कब ख़त्म होगी, मेरी तो ये समझ से बाहर है। ख़ैर, काबिल सताइश है डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम कि उसने हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा जी, दूसरा ये कि कोई गरीदा फारूकी को, बांदर रजी को और बांदर हसन अयूब को ये बताए कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया है। इनको कोई बताए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है और वो अमेरिका का 47वां सदर बन चुका है। ख़ासतौर पर गरीदा फारूकी को ज़रूर इत्तला कर दीजिए, क्योंकि इसने कहा था कि इलेक्शन तो जीत गया है ट्रंप, लेकिन इसके सदर बनने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि उस पे 34 मुकदमे हैं और इसके अलावा बहुत से इल्ज़ामात हैं। तो लगता नहीं कि बहुत मुश्किल है ट्रंप का सदर बनना। तो गरीदा फारूकी को कोई बता दे कि तुम्हारी सहाफ़त तो बढ़ गई, तुम्हारी सहाफ़त ख़त्म शुद, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर मुंतखब हो चुके। इसी तरह जितनी बार ये लिखती है कि इमरान खान ख़त्म शुद, तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, वहाँ पर भी इसकी सहाफ़त बढ़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी जिस दिन इंशाअल्लाह इमरान खान वज़ारत उज़्मा का हलफ़ उठा रहे होंगे, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा जी, एक ख़बर जिसमें अभी-अभी नज़र से गुज़री है, एक नौजवान ने
एक पुलिस इंस्पेक्टर को गालियां देने पर गोली मार दी और उसी के पिस्टल से उसको गोली मार दी। पंजाब पुलिस इतनी बदजुबान, इतनी बदतमीज पुलिस है, दुनिया की बदतरीन और बदनाम तरीन पुलिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर ये रवश चल पड़ी कि पुलिस वाले इसी तरह नौजवानों के साथ ज्यादती करते रहे तो फिर ये मामला बहुत आगे तक चला जाएगा और इस हर आने वाले दिन कोई ना कोई पुलिस वाला इस तरह कत्ल होता रहेगा। लिहाजा मेरा ख्याल है कि पुलिस वालों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको भी बताना चाहिए कि ज़िंदगी इखलाकियात से कैसे गुजरती है, तमीज़ से कैसे गुजरती है, तहजीब से कैसे गुजरती है। लेकिन पंजाब पुलिस ख़ास तौर पर ऊपर आके बैठ गई है वो अदाकारा मरियम नौटंकी, और वो तो पहले कह चुकी है कि मैं रूथलेस हूँ। उसने तहरीक इंसाफ के बोगज़ में, इमरान खान के बोगज़ में उसने पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है कि जो भी तुम्हें तहरीक इंसाफ का नज़र आए उसको कुचल के रख दो। मुबैना तौर पर उसका ये हुक्म है और यही वजह है। अभी मैंने सुना है कि कोई इंडिया की खबर चल रही है उनके चैनल्स पे कि कोई 2 यूट्यूबर्स थे, 2-3 हैं जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान में। उसमें एक खातून है और 2 मर्द हैं। पता नहीं, ये इंडिया का चैनल वावेला कर रहा है इस बात पे, मुझे नहीं पता इस हवाले से अभी कोई खबर पाकिस्तानी मीडिया ने खैर क्या देनी है। पाकिस्तानी मीडिया तो वैसे ही भाड़े के टट्टू बैठे हुए हैं सारे। अब इन पे क्या बात की जाए, मतलब क्या मैं सोहेल वड़ाइज पे बात करूँ या मैं नजम सेठी पे बात करूँ। वो इफ्तिखार अहमद के प्रोग्राम में अहमद बच्चर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि 3 नस्लों से ये लोग पंजाब पे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, तो आगे से इफ्तिखार अहमद कहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। इफ्तिखार अहमद चूँकि उस ख़ानदान का नस्ल दर नस्ल मुलाजिम है, उनका ग़ुलाम है। PHA की एक मामूली सी नौकरी पर इसने अपना ज़मीर बेचा था, लिहाजा इससे इस बात की अहमियत कैसे समझ आ सकती है कि नस्ल दर नस्ल जो लोग इस तरह आके काबज़ हो जाते हैं किसी जगह पर, वो फिर गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करते, वो अपने लिए सोचते हैं। और आपने देखा है कि जो कुछ आपके सामने आया है अभी अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से, जो भी फैसला सामने आया था, जो सज़ा सुनाई गई है, खैर वो तो अब फैसला बढ़ गया वैसे ही। अब वो जब से खत खुला है आपके सामने है कि सारी की सारी इनकी बदनीयती खुल के सामने आ गई। ये लोग जो भी कर रहे हैं इनके मुंह पे उल्टा पड़ती है जाके। मैं बार बार आपको इस बात का कहता हूँ कि जिसने भी खान से पंगा लिया है, वो कहते हैं ना, जिसने हमें सताया उसने फिर रिक्शा ही चलाया। जिसने भी खान को सताया उसने फिर रिक्शा ही चलाया, और जिसने खान की इज़्ज़त की और खान के हक़ में उसके नज़रिए में बात की, अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू किया, उसको इज़्ज़त दी। अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से अब जो मुखालिफिन है वो मुसलसल अपनी डटाई पर, अपनी ज़िद पर कायम है। एक्स पर जाके देख लीजिए, इनके जितने भौंकवैये हैं, चिखवैये हैं, ये जिनका मैंने नाम लिया है, बांदर हसन अयूब और बांदर रज़ी और बाकी के, और वो गरीदा फ़ारूकी, इन सब ने अभी तक इस बात पर वो अलाप तान रखा है कि नहीं जी वो इमरान ने करप्शन की है, इमरान ने करप्शन की है। एक पाई इमरान खान के अकाउंट में नहीं आई, सारे का सारा पैसा। और अब तो खैर ख़त खुल गया, ये बात समझ आ गई कि मलिक रियाज के अपने अकाउंट से ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया। अब उसमें NCA वालों ने कहा था कि इस मुआहदे को खुफिया रखा जाए, वो बात भी खुल गई। और दूसरा ये कि अब मलिक रियाज पे कोई बात नहीं करता कि असल पैसा तो मलिक रियाज का है। और वो जो सांप का एक सपोलिया है हसन नवाज, जिसका अपार्टमेंट 9 अरब का था और इसने मलिक रियाज ने 18 अरब का क्यों खरीदा, ये क्या रोटी को चोची कहता है मलिक रियाज। आप क्या समझते हैं कि ये जो 200 कनाल का बिलावल हाउस बना हुआ है बैरिया टाउन लाहौर में, उस पर कोई बात नहीं करता। आपको वो नज़र नहीं आता कि 200 कनाल में बम प्रूफ दीवारों के साथ और हेलीपैड के साथ वो बना के दिया हुआ है। क्या बिलावल क्या लगता है मलिक रियाज का, या जरदारी क्या लगता है? क्यों कि ये करप्शन में पार्टनर है। करप्शन में पार्टनर होने की वजह से ये लोग एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले व्लॉग में भी कि जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं दुनिया पाकिस्तान के, और वो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हुए थे, वो आ जाके तो मलिक रियाज के मुलाजिम बन जाते हैं। चंद लाख रुपए वो उनको तनख्वाह दे के चुप करके बिठा देता है। तो कौन मलिक रियाज के खिलाफ बात करेगा? मलिक रियाज, अब अभी अंदाज़ा कीजिए आप कि इस जैसा मलिक रियाज जैसा भी एक आदमी है पाकिस्तान में सिर्फ। अगर ये 2-4 होते तो इस मुल्क की क्या हालत होती, बस ये तसव्वुर कर लीजिए आप। अल-कादर ट्रस्ट केस, अच्छा फिर इसी पर आ जाइए, चले इसी पर बात कर लेते हैं। अता तारड़, जिसका नाना भी करप्ट था, वो सदर रफ़ीक तारड़, वो नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेके बलूचिस्तान पहुंच गया था जजेस को खरीदने के लिए। वो इतना गद्दार आदमी था। मैं अब कहना तो कुछ और चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल चलें। वो लोग कहते हैं जी जो मर जाए उसके लिए बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जो बंदा दुनिया में इतनी बुराई करके गया उसके लिए बात क्यों ना की जाए? अल्लाह जाने और फिर वो जाने जो हमारे साथ वो करके गया, हम उसको क्यों बोलें या क्यों भूलने दें? मुझे ये बताइए। अता तारड़ को पहले तो अपने नाना का किरदार के बारे में बात करनी चाहिए, फिर आगे बकवास करनी चाहिए। कह रहा है कि अल-कादर यूनिवर्सिटी में कार्टून दिखाए जाते थे, फलां। भाई तेरी शक्ल अगर वहाँ बच्चे देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उनको देख लेने दो। और दूसरा, मरियम नवाज पर अभी तक किसी आलिम दीन ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली, अपना मुंह नहीं खोला, सिवाय एक आदमी के।
ایک مولانا صاحب ہیں جنہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ سیرت پڑھائی جانے والی جگہ پر آپ نے اس پر اگر کیس بنایا ہے تو وہ تو اپنے رب کے گھر میں سرخرو ہو گیا، صرف ایک آدمی نے۔ باقی تمام کے میں حیران ہوں کہ مولانا تقی عثمانی اتنا بڑا نام ہے، لیکن عین موقع پر ان کو بھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پرچی بھیجی جاتی ہے، سرکار اس پر ذرا کچھ بول دیجئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ رشوت کے پیسے پر کوئی مسجد بنانا، کوئی مدرسہ بنانا، کوئی درسگاہ بنانا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی کو باقی چیزیں نظر نہیں آئی، مفتی تقی عثمانی کو صرف یہ نظر آیا۔ اور کیا مفتی تقی عثمانی کے پاس اس چیز کا کیا کرائٹیریا کہ عمران خان نے رشوت لی ہے؟ مفتی تقی عثمانی جیسے، اور یہ مفتی ہیں خیر سے، اندازہ کیجئے یہ ہیں وہ لوگ پاکستان کے علماء سو جن کے بارے میں شاید کہا گیا تھا یہ جہنم کے آخری درجے میں جائیں گے۔ فضل الرحمان کو دیکھ لیجئے، اور باقی کے جتنے بھی، یہ میں کس کس کا نام لوں؟ کسی ایک کی جرت ہوئی ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی یار عزتیں تار تار نہ کرو، ان کے دوپٹے نہ کھینچو، ان کے گریبان مت پاڑو؟ یہ کتنے بزدل لوگ، کتنے ایمان فروش لوگ ہیں، یہ دین فروش لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے ان کے مدرسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جائیدادیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، عوام غریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کسی ایک عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ مریم نواز کو شٹ اپ کال دی کہ بی بی بکواس بند کرو، وہاں پر سیرت نبی پڑھائی جا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی سیرت پڑھائی جانے والی جگہ کے بارے میں تم کہہ رہی ہو کہ وہاں آپ جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا؟ تمہارے ہاتھ میں وہ جو اسٹیل کا گلاس ہے جادو کا، تم وہ لے کے پھرتی ہو، کبھی اس کے بغیر بھی آؤ نا۔ اس حوالے سے کوئی شخص بات نہیں کرتا، بہت افسوس کی بات ہے۔ ویسے عالم دینوں کے بارے میں کیا بات کی جائے، یہ وہ لوگ ہیں یقین کیجیے جنہوں نے معاشرہ برباد کر دیا ہے۔ پاکستان کی بربادی میں دو لوگوں کا بڑا، یعنی دو محکموں کا بڑا ہاتھ ہے۔ ایک یہ مدرسے والے، یہ ملا، یہ علماء، یہ سارے دین فروش، اور دوسرے ججز۔ دو چار ججز کو چھوڑ دیجئے، اب دیکھیے جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت یحییٰ آفریدی کی تعریف کر رہے ہیں یہ کل کو اس کو گالیاں دیں گے، اور آج وہی بات ہوئی کہ لوگ اب اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ دوسرا قاضی فائز عیسیٰ ہے، اور وہ جسٹس امین الدین۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ جعلی حکومت کے جعلی اور حرام زدگی پر مبنی، اس حرام زدگی پر مبنی وہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے تحت بنائے گئے قانون کے مطابق یہ لوگ ججز بنے۔ تو تم لوگ تو صحیح جج ہی نہیں ہو، تم تو جج لگ ہی نہیں سکتے تھے، تمہاری قابلیت ہی نہیں تھی۔ سینیئرٹی کو چھوڑ کے تم لوگوں کو نیچے سے اٹھا کے اوپر کیوں جج بنایا گیا؟ اس لیے کہ تم سے اپنے مطلب کے فائدے لینے تھے، اپنے مطلب کے فیصلے لینے تھے۔ لہٰذا تم لوگ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہاری معاشرے میں عزت ہوگی؟ یحییٰ آفریدی کی کیسے عزت ہوگی؟ یحییٰ آفریدی نے حرام کاری کی ہے، حرام زدگی کی ہے۔ جسٹس امین الدین نے حرام زدگی کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا حق تھا تو اس کو دینا چاہیے تھا۔ خیر حرام زدگی تو ہونی تھی، ظاہر ہے جب 26ویں آئینی ترمیم میں حرام زدگی ہوئی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہونی تھی؟ لہٰذا چلیے ولاگ کا وقت زیادہ ہو گیا ہے، باقی باتیں پھر اٹھائے رکھتے ہیں، لیکن ان تمام علماء دین کو اور ان تمام ججز کو شرم آنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے میرا ملک ڈوب رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ۔